रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा फोर्थ लेसन नौ आबादियात और मराठी, इसके बारे में आज हम अभी मालूमात हासिल करेंगे। तो देखो, ये लेसन अपने सिलेबस में जो है ये 10 मार्क्स के लिए है और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में अगर देखेंगे तो 3 मार्क्स के लिए वजूहात में भी आता है और मुफस्सिल के 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी आता है। और लेसन बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से समझ लिए तो इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो हमको ये लेसन जो है टोटल इसमें जो मालूमात हासिल करनी है, तो ये 9 आबादियात जो थे जिसने ये क़ायम करे थे और मराठे, इनके आपस में क्या ताल्लुक़ात थे। हमने सेकंड लेसन देखा था तो उसमें दुनिया के बताए थे 9 आबादियात। फिर थर्ड लेसन में हमने देखा कि वो भारत में लिमिटेड हो गए और अभी हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र में लिमिटेड, यानी मराठों के साथ ये 9 आबादियात का ताल्लुक़ात कैसे कैसे आया, क्या क्या हालात रहे, उसके बारे में हमको ये लेसन बताता है। तो मराठे, इनके यहाँ पर किससे किससे ताल्लुक़ात आ रहे हैं, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़, सिद्दी, अफ़गान। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चन जो है मराठा ताकत की पॉलिसी 9 आबादियात के मुखालिफ थी, हम ये समझेंगे। मराठा पुर्तगाल के ताल्लुक़ात लचकदार थे, ये वजूहात में आ सकता है। शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा तैयार किया, ये भी वजूहात में आ सकता है। और शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज और पुर्तगीज़। तो पहला वाला जो हम देखने वाले हैं पुर्तगाल और मराठे, इनके दोनों के आपसी ताल्लुक़ात, तो उसमें ये 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ख़ास करके वजूहात में। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ताल्लुक़ात थे। तो मराठा, सबसे तो पहले हमको देखने का है कि मराठा हुकूमत की जो पॉलिसी थी हमेशा से वो कैसी थी, 9 आबादियात के मुखालिफ थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे बादशाह थे कि उन्होंने सबसे पहले इन यूरोपियन ममालिक के पोशीदा मकासद को जाना था कि वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसके पीछे उनका मकसद हुकूमत करना है। और उस वजह से उन्होंने है ना एक ऐसी पॉलिसी बनाए थे कि उन्होंने अपनी एक बहरी फ़ौज तैयार की थी, आबी किले बनाए थे जिसके ज़रिए दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। और अंग्रेज़ी नमक जो होता था उनके उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया था आखिरी उनकी तिजारत पर, ठीक है। उनकी जो नमक की उन लोग तिजारत करते थे उसके ऊपर टैक्स भी लगाया था। तो इस तरह से मराठी हुकूमत की 9 आबादियात के ताल्लुक़ से जो है मुखालिफ पॉलिसी हमको नज़र आती है, वजूहात में आया तो आप लिख सकते हैं। और आगे का पॉइंट अगर देखेंगे तो आगे शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज, उन्होंने भी पुर्तगालियों की सख्त मुखालिफत की। चीमाजी अप्पा जो है, इन्हें तो वसईम पर पुर्तगालियों को इन्होंने भी शिकस्त दी। तो गैर मुल्कियों को शिकस्त देने वाले उस वक्त अगर देखेंगे तो एक पावरफुल जो थी वो मराठा सल्तनत थी। तो अगर आपको वजूहात में ये क्वेश्चन आता है, मराठी हुकूमत की 9 आबादियात मुखालिफ पॉलिसी बताइए, या वजूहात में आता है, तो इस तरह के अगर आप पॉइंट लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स यहाँ पर अच्छे आ सकते हैं। ये थोड़े से आप समझने का खेल है, थोड़ा सा आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, थोड़े से ट्रिक्स लगाइए कि कैसे जहन में याद रखना है ये सब चीज़ें, और उसको एग्ज़ाम में लिख देना है। अब आते हैं हम देखो कि मराठा और पुर्तगाल के ताल्लुक़ात अब कैसे थे, वो लचकदार। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है, हो सकता है अल्लाह चाहा तो इस बारी भी ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो मराठा और पुर्तगाल के ताल्लुक़ात कैसे, फ्लेक्सिबल है। इन्होंने आपस में एक दूसरे की कभी मदद भी की है और कभी मुखालिफत भी। मदद कब किए है, पुर्तगालियों ने मदद किए थे टेक्नोलॉजी में शिवाजी महाराज की, और उसके बाद सूरत हमला जब किए थे तो उन्हें पुर्तगाल के इलाके से वापस हो रहे थे शिवाजी, तो उनको वहाँ पर बहिफाजत वापस भी उनके ऊपर कोई उन्होंने हमला नहीं किया। ये पॉइंट बनाकर आपको लिखना है, हाँ आसान है देखो। और शिवाजी महाराज के हुक्म पर पुर्तगीज़ों ने क्या किया था, दाभोल में एक गोदाम भी तैयार किया था। और उसके बाद जो है मिर्ज़ा राजे जय सिंह, इन्होंने जब हमला किया था तो उस वक्त भी उन्होंने, पुर्तगालियों ने हमदर्दी का मुजाहरा किया था। किसके लिए, शिवाजी के लिए। और मुखालिफत कहाँ पर नज़र आती है हमको, तो शिवाजी महाराज का जो बहरी बेड़ा था कर्नाटक के पास था, तो उसको उन्होंने कब्ज़े में कर लिया, किसने, पुर्तगालियों ने। और उसके बाद 1666 में आदिल शाही हुकूमत ने जब फोंडा का मुहासरा किया, उस वक्त जो है वो खिलेदार को इस्लाह मुहैया, मतलब जो हथियार होते हैं वो मुहैया करने का काम किया था पुर्तगालियों ने। फिर मुखालिफत और कहाँ पर किए थे, यहाँ पर आप शॉर्ट में ये नोट्स का जब डालेंगे तो हम उसके लिख लो, हाँ, कि ये सब पुर्तगाली कौन सा कर रहे हैं और शिवाजी कौन सा कर रहे हैं। 1669 में सिद्दियों ने जब डंडा राजापुरी का मुहासरा किया था, तो उस वक्त ये जो इलाका है राजापुरी, डंडा राजापुरी, तो शिवाजी महाराज का था, और वहाँ पर पुर्तगालियों ने सिद्दियों की मदद किए थे। उसी तरह से शिवाजी महाराज ने बादेश पर हमला किया था, ताकि पुर्तगाली जो मज़हब के ताल्लुक़ से सख्त क़ानून बना रहे हैं उस वजह से
ये किसके ऊपर हमला था? पुर्तगालियों के। तो इस तरह से इन दोनों के आपसी ताल्लुकात अगर हम देखेंगे तो लचकदार है, कभी मदद भी किए और कभी मुखालिफत भी किए। तो आप इसको अच्छे से लिख देना, आसान है। अब उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट वाला है कि छत्रपति संभाजी महाराज और पुर्तगीज़ों के ताल्लुकात। ये भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। अब कैसे ताल्लुकात थे? तो जैसे शिवाजी महाराज के थे वैसे ही इन्होंने भी क्या किया था? पुर्तगीज़ों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। उन्होंने जो है जो बंदरगाह थी रेवदंडा पर हमला किया शिवाजी महाराज ने, और उसकी जवाबी कार्रवाई में उन्होंने क्या किया था? पुर्तगालियों ने गोवा की जो सरहद पर वाक़ मराठों का जो फोंडा था उसके ऊपर उन्होंने उसका मुहासरा कर लिया। ठीक है, इस तरह से इनके ताल्लुकात रहे, यानी कि संभाजी महाराज ने भी उनके ऊपर हमला किया, उसके जवाब में उन्होंने हमला किया। और उसके बाद जो है इसमें जो है कभी मुग़लों ने भी जो है संभाजी के दुश्मन थे और उधर से उनका हमला हो गया। तो उस वजह से कैसा हुआ कि संभाजी महाराज को पुर्तगीज़ों के साथ ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सके और उनको उधर भी जाना पड़ा। तो टोटली अगर हम देखेंगे तो ये दोनों के भी ताल्लुकात जो थे छत्रपति संभाजी के दौर में भी पुर्तगीज़ों के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। ये वाला एक याद रख लो आप, मेन पॉइंट क्या रखने का है? ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, एक दूसरे पर उन्होंने अलग अलग मुकामात पर हमले किए और वो मुकामात के नाम याद रख लें तो आप इसके पॉइंट बना सकते। अब उसके बाद ये वाला जो एक है कि शिवाजी महाराज जो है उन्होंने दूर अंदेशी का मुजाहरा किया और कौन सी पॉलिसी अपनाई यूरोपियंस के लिए, तो ये आपके एक्स्ट्रा उसमें दिया गया है जो इजाफी मुताला होता है। और इससे पहले कि रेडियो सिलेबस में था, तो हो सकता है कि इस साल आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आए। तो ये पैराग्राफ और उसमें चंद एक पॉइंट बना लेके इसको भी आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे वाला है हिंदुस्तान में जहाँ पुर्तगालियों की कॉलोनियाँ थी वहाँ के मुकामी लोग गैर मुतमईन थे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्ज़ाम में आया है। और क्यों थे ये हमने लास्ट लेसन में भी देखा, क्योंकि उन्होंने ईसाई इबादत गाहें बनाए लेकिन दूसरे जो हिंदुस्तान के जो मजहबी इबादत गाह बनाने पर पाबंदी आयद की, यहाँ के रस्म व रिवाज पर पाबंदी आयद की, सख्ती से मज़हब तब्दीली के लिए लालच दिए, ये सब चीज़ें थी। तो उस वजह से वहाँ के मुकामी लोग गैर मुतमईन थे। ठीक है, आसान है ये भी। अब उसके बाद ये हो गया पुर्तगालियों के बारे में, हमने मराठों के ताल्लुकात देख लिए। समझ में आ गया ना आपके कैसे थे इनके ताल्लुकात? अगर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि हमेशा से मराठों ने क्या किया था? यूरोपियन के मुखालिफ पॉलिसी अपनाई थी। सेकंड चीज़, मराठा पुर्तगाल ताल्लुकात लचकदार थे, कभी मदद कभी नहीं। संभाजी के दौर में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए, कड़वे रहे, एक दूसरे पर हमले होते रहे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मजहबी पॉलिसी पुर्तगालियों की। और अब ये होने के बाद जो है नेक्स्ट वाला हमारा है पॉइंट है डच जो रहते हैं इनके साथ मराठों के ताल्लुकात। तो ये ताल्लुकात और ये राब्ता जो हुआ था तो कहाँ की वजह से हुआ था? वेंगुर्ला में डच लोगों ने क्या किए थे? गोदाम बनाए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक तिजारत मुस्तहकम कर लिए थे। शिवाजी महाराज ने वहीं उसके पास के इलाके में कडाल पर हमला किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई उनकी डच के जो तिजारत है उसके ऊपर उसके कोई मनफी असरात नहीं हुए थे। तो डच और पुर्तगाल इनके भी डच और मराठों के ताल्लुकात भी अगर देखेंगे तो इनके भी लचकदार सियासी ताल्लुकात रहे। अब कैसे रहे हैं इनके? तो मुग़ल सूबेदार ने मराठे के ख़िलाफ़ मदद तलब किए थे, किससे? डच लोगों से, हुक्मरानों से। तो उन्होंने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, मराठों के ख़िलाफ़ नहीं गए थे। फिर जब शिवाजी महाराज ने है ना उन्हें क्या किया था? दाबोल में गोदाम तामीर करने की इजाज़त भी दिए थे डच लोगों को, लेकिन वो गोदाम पूरा बना नहीं। और जब शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरा हमला किया तो उस वक्त जो वापसी में डच लोगों के जो नौआबादियात आए, मुकामात आए, तो उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। और उसी तरह से कर्नाटक का जब हमला किया था तो डच लोगों ने क्या किया है? उनके जो तहफ़्फ़ुज़ करे थे उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाए थे। इस वजह से बड़े बड़े नजराने शिवाजी महाराज को दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से डच के बारे में मुख्तसर सी मालूमात है कि मुग़ल सूबेदार ने मदद मांगे, उन्होंने मदद नहीं की। शिवाजी महाराज ने उनको गोदाम तामीर करने की इजाज़त दी। शिवाजी महाराज ने सूरत हमले के ऊपर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कर्नाटक हमले के वक्त भी उनको कोई नुकसान नहीं दिया और उनके तहफ़्फ़ुज़ रहा, उनके गोदामों को नुकसान नहीं पहुँचाया। इसलिए डचों ने उनको तोहफ़े तोहफ़ दिए। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। 3 नंबर के लिए अगर आता है, 2 नंबर के लिए आता है तो आप सिंपली लिख ले सकते हैं। अब उसके बाद वाला है हमारा मराठा और फ्रांसीसी ताल्लुकात। तो अब इनके ताल्लुकात जो है हमेशा से अच्छे रहे। डच और पुर्तगालियों का याद रखिए, आपके इसमें जहन में रहना, ख़ास करके पुर्तगालियों का लचकदार थे, डच का ठीक ठीक
और फ्रांसीसियों के साथ जो रहे हैं वो हमेशा से अच्छे रहे। अब कैसे अच्छे रहे हैं, तो शिवाजी महाराज की इजाज़त से जो है फ्रांसीसियों ने राजापुर में जो है अपना एक गोदाम खोला था। ठीक है, एक याद रखो पॉइंट, गोदाम खोले उन्होंने। फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसियों ने स्वराज्यों को गोला बारूद फराहम किया, यानी कि इन्हों मदद कर रहे हैं तो उन्हों भी मदद कर रहे हैं। उसके बाद जो है शिवाजी महाराज ने उनके जो है अलग अलग हमलों के दौरान उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। और आगे जाकर तो जो है उनके फ्रांसीसियों के जो तरबियत याफ्ता जो लोग थे, फ़ौजी तरबियत थी, तो ऐसे जो लोगों को है महादजी शिंदे ने अपने पास रखा था ताकि मराठा फ़ौज में वो मशक़ी फ़ौज तैयार कर सकें, यहाँ के लोगों को भी वो नई टेक्निक सिखा सकें। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांसीसियों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, अच्छे अच्छे थे, उन्होंने भी मदद की और मराठों ने भी उनको मदद किया। तो आप ये एक मेन नुक्ता अगर आप याद रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे, इसके छोटे छोटे सब पॉइंट याद रखेंगे, तो आप आसानी से इसका जवाब लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि आपको किताबी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं और जो मेन इसमें जो बताई वाली चीज़ें अपने अल्फाज में भी लिखते हैं, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं मराठा और अंग्रेज़ ताल्लुकात। अब इनके ताल्लुकात जो रहे तो बहुत मतलब अफ़ज़ल ख़ान का एक वाक़या हुआ था, उस वजह से दोनों में ताल्लुकात आए। वहाँ पर इनके कुछ जहाज़ जो थे शिवाजी महाराज के, अंग्रेज़ों ने कब्ज़े में कर लिए, वो छुड़ाने के लिए कहा, नहीं छुड़ाया गया। ये वाक़या क़िस्सा रहा है। तो उस वक्त फिर जो है शिवाजी महाराज ने अंग्रेज़ों के कुछ अफसरों को है तो गिरफ़्तार कर लिया। तो इस तरह से ओवरऑल ये ताल्लुकात अंग्रेज़ों के साथ जो शुरू हैं शिवाजी महाराज के, ये कड़वाहट के साथ शुरू हुए थे और आगे भी उनका टेंशन भरा ही मामला रहा था। और उसके बाद अलग अलग दौर में भी अगर हम देखेंगे तो जो आगे के जाने के बाद जो है पेशवा नाना साहेब, उन्होंने जब काम काज संभाले तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों से मदद मांगी थी, जिसकी वजह से उनको दखल अंदाजी का मौका मिल गया। उसी तरह से आगे जाकर जो शिंदे होलकर हैं, इनके दौर में भी मराठा अंग्रेज़ ताल्लुकात में काफ़ी टेंशन्स वगैरह रही हैं। तो इस तरह से मराठा अंग्रेज़ ताल्लुकात के ये 2-3 पॉइंट याद रखो आप, और ऐसे ताल्लुकात थे बोल के आप बता दे सकते। और उसके बाद अंग्रेज़ों की क्या पॉलिसी थी, आपको 5 नंबर में अगर आया, यानी कि मराठों के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या पॉलिसी, तो अंग्रेज़ों ने देखो ये पहचान लिए थे कि अगर मराठों को शिकस्त अगर देना है तो उनकी जो है एक तो किस तरह से वो लोग लड़ते हैं, क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या टेक्निक्स है, उसको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपना एक जो एलची होता है, एक अपना रिप्रेजेंट होता है, तो उनके पास था वो जंग के दौरान, और उसने उस वक्त पूरा उनकी टेक्निक्स को देख लिया। और उसके ज़रिए से फिर ये लोगों ने क्या किया, उनकी जंगी महारतों का मुशाहिदा किया और आगे जाकर वो लोग शिकस्त देने में कामयाब हुए। तो यानी कि उन्होंने ये देख लिया था कि ये मराठों को अगर शिकस्त देना है तो उनको उनकी टेक्निक जानना ज़रूरी है और उनके अंदर फूड भी डालना ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ों की यही पॉलिसी थी, इसके तहत उन्होंने ये की। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुकात। मतलब आप क्या करो इसका है ना, मतलब मेन चीज़ें याद रखो, देखो तो आप इसको है ना इंशाल्लाह पूरा एक्सप्लेन कर सकते। अब हमारे इस लेसन का लास्ट वाला है अफ़गान के जो हमले हुए हैं, अहमद शाह अब्दाली के जो हमले हुए, तो ये आपको पूछा गया है एग्ज़ाम में और हो सकता है 5 नंबर के लिए इस बारी भी पूछा जाए। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे अफ़गानिस्तान के बादशाह थे और उन्होंने भारत पर हमले किए थे। तो उनकी मालूमात कैसी है कि पहला हमला कब किए थे, 1748 में। ठीक है, और अब्दाली ने इस जब हमले में किया था फर्स्ट टाइम में, तो उनको यहाँ की दौलत वगैरह लूटनी थी, तो उसके लिए उन्होंने दिल्ली को निशाना बनाया। और उस वक्त जो दिल्ली के बादशाह थे, यहाँ पर ये मोहम्मद शाह है, हाँ गलती से लिखने में ये हो गया है, रॉन्ग हो गया है। तो मोहम्मद शाह ने उनको शिकस्त दे दी। शिकस्त मिलने के बाद अहमद शाह अब्दाली अपने अफ़गानिस्तान को वापस चले गए। तो ये पहला हमला रहा है। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरे हमले की तरफ। तो दूसरा हमला जो था, दूसरे हमले में कैसा था, अब्दाली को है ना जड़ से उखाड़ने के लिए मराठा फ़ौज रवाना हुई। अब यहाँ पर पानीपत की दूसरा हमला, सॉरी हाँ तीसरे पे चले गए थे हम। 1752 में अब्दाली ने दोबारा भारत पर हमला किया, मगर उस वक्त अब्दाली हाँ मगर कट कर दीजिए यहाँ पर, उस वक्त अब्दाली की हिमायत करने वाला अफ़गान अहमद शाह बंगश ने अब्दाली की फ़ौज की क़ियादत करे थे। ठीक है, अहमद शाह बंगश यहाँ भारत में रहता था और उसने क़ियादत की। और उसी दौरान यानी कि मुग़लों ने क्या कर दिए थे, मराठों के साथ एक रोहेलखंड की चौथाई का मुआहदा किया और कहा कि आप हमारी हिफाजत करना ये अहमद शाह की अब्दाली से, और हम आपको वहाँ से टैक्स वसूल करने का हक़ देंगे। ये एक इवेंट उस वक्त हुआ था। तो और जब अब्दाली ने हमला किया तो उसने उस वक्त क्या किया था, सिर्फ दिल्ली और मथुरा को लूटा और चला गया। ये दूसरे हमले में हुआ। दूसरे हमले में क्या होता है, अहमद शाह बंगश इन्होंने क़ियादत करे,
उसी दौरान मुग़ल मराठों में मुआहदा भी हुआ और उस वक्त अहमद शाह अब्दाली आता है, दिल्ली और मथुरा लूटता है और वापस चला जाता है दूसरे हमले में। अब जो तीसरा हमला है तो इसमें कैसा होता है, तीसरा हमले में दिल्ली लूट कर वो जब वो अफ़गानिस्तान रवाना हो गया, मगर मराठा फ़ौज ने रघुनाथ राव की क़यादत में उसका ताक़ुब किया और मराठों ने उसका पीछा करते करते वो कहाँ तक पहुँच गए थे, लाहौर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और अटक शहर तक पहुँच गए थे। लेकिन उसके बाद वो लोग रिटर्न हो गए मराठा लोग। तो उस वक्त मतलब मराठों ने कोशिश किए थे कि वहाँ पर मुकाबला हो जाए अगर अहमद शाह अब्दाली से तो उसको शिकस्त दे देंगे, क्योंकि मुग़लों में और मराठों में एक मुआहदा भी हो चुका था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो ये तीसरा हमला रहा। अब लास्ट वाला जो है चौथा हमला, और क्या कहेंगे कि पानीपत की तीसरी जंग, उसे पानीपत की तीसरी जंग भी कहा जाता है। तो अब्दाली को जड़ से खांड के फेंकने के लिए मराठा फ़ौज रवाना हुई और उस वक्त मराठा फ़ौज की क़यादत करने वाले कौन थे, सदाशिव भाऊ पेशवा और विश्वासराव, इन्होंने किए थे। तो जमुना नदी के किनारे पानीपत के मुकाम पर मराठों और अब्दाली के दरमियान 14 जनवरी 1761 में जंग हुई और इसको पानीपत की तीसरी जंग का नाम दिया गया। और यहाँ पर मराठों ने शदीद मुखालफत की और ऐसा लग रहा था फ़र्स्ट टाइम तो ऐसा देखने में कि यहाँ पर मराठा जीत जाएंगे, लेकिन कैसा हो गया, लास्ट में यहाँ अहमद शाह अब्दाली जीत गया। लेकिन उसने जाने के बाद भी मराठों की बहादुरी की तारीफ़ किए थे। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली के भारत के ऊपर हमले हुए हैं और उनकी ये मालूमात थी। अगर आपको 5 नंबर में पूछा गया तो आप इसको लिखना, अच्छा है, आसान है, ये लेसन बहुत बहुत आसान है, ठीक है। और हमको अब लास्ट वाला है कि ये जो इतनी पावरफुल हमने देखा मराठा सल्तनत थी, हर एक के साथ टक्कर ले रही थी, तो इतनी ताकतवर मराठा सल्तनत ज़वाल पजीर होगी। अब ये क्यों ज़वाल पजीर हुई, एक तो था कमज़ोर क़यादत, यानी आगे जाते जाते जो पेशवा वगैरह गुजरे हैं, सदाशिव विश्वासराव पेशवा, उसके बाद जो थे कमज़ोर क़यादत आ गई, रघुनाथ राव वो लोग आगे, नाना साहब पेशवा की ने क्या किया था, अंग्रेज़ों से मदद तलब कर लिए तो उससे दखल अंदाजी का मौका मिल गया। रघुनाथ राव पेशवा इन्होंने अंग्रेज़ों की पनाह में चले गए क्योंकि वो पेशवा ही चाहते थे और उसकी वजह से उनको इतनी ज़्यादा लालच थी कि वो हासिल करने के लिए वो अपनों के ख़िलाफ़ जाकर अंग्रेज़ों से मदद हासिल की। तो ये जब ऐसी फूट पड़ रही थी, नाना फडनवीस ने क्या किया था, 4 इत्तेहादी गिरोह बनाया था, लेकिन वो मतलब 4 जो ताकतें थी उनको एकजा किया था, लेकिन उसमें भी अंग्रेज़ों ने फूट डाल दी, उसमें से निज़ाम जो था वो अलग हो गया, तो कमज़ोर हो गए यहाँ पे। और मराठा सरदारों में भी क्या था, आपसी झगड़े चलते थे, उनमें इत्तेहाद ही नहीं था। देख रहे थे कोई तख्त के लिए लड़ रहा है, कोई इलाक़ों के लिए लड़ रहे हैं, उनमें कैसी थी, एक यूनिटी नहीं थी और इसका फ़ायदा दुश्मनों ने उठाया। और अंग्रेज़ों के पास एक और चीज़ थी कि उनकी जो थी पॉलिसी जो होती थी मनसूबाबंद थी, उनके पास जो थे जदीद किस्म के हथियार थे, नई टेक्निक्स मालूम थे, फूट डालो हुकूमत करो, ये पॉलिसी थी। तो ये सब जो था, सामने वाला दुश्मन जो था हर मामले में बढ़ चढ़ कर था और मराठे आपस के ही झगड़ों में आपस में ही कमज़ोर होते चले गए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि पानीपत की तीसरी जंग के बाद देखते हैं कि मराठा सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गई और ये ज़वाल पज़ीर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन में हमारे को मालूमात दी गई है। तो आपको अब इसमें थोड़ा सा आप सुन लीजिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5 नंबर में हो सकता है मराठा ताकत ज़वाल होने के वजूहात, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का हमला, अंग्रेज़ों के ताल्लुक़ से कि उनके ताल्लुक़ात कैसे कैसे रहे हैं, और फिर वजूहात में क्वेश्चन आ सकता है पुर्तगाली ताल्लुक़ात लचकदार थे, फ्रांसीसियों के ताल्लुक़ात खुशगवार रहे हैं, ये वाला इसके ऊपर राय लिखिए। और मराठा सल्तनत ने हमेशा जो है यूरोपियंस के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली रखी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है इंशाल्लाह इसमें से पूछे जाएं, 1 या 2 तो आने ही चाहिए। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स जो दे रहे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, तो देखना अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिए होंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमको पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो फिर से वही कहेंगे कि बस दुआ कीजिए अपने लिए, सबके लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।